हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो इस वीडियो में अभी हम लोग पढ़ेंगे डिसलोकेशन के बारे में। ठीक है, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने डिसलोकेशन के बेसिक्स बताए हैं कि डिसलोकेशन क्या होता है, बर्जर वेक्टर कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो फिजिकल मेटलर्जी सब्जेक्ट के अंडर बना रहा हूँ। ठीक है, अब इस वीडियो में हम डिसलोकेशन को थोड़ा और डिटेल से जानेंगे। अभी मैं 3-4 वीडियो और बनाऊंगा जिसमें हम डिसलोकेशन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि डिसलोकेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको फिजिकल मेटलर्जी और मैकेनिकल मेटलर्जी को डिटेल से समझना है तो डिसलोकेशन को समझे बिना वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम डिसलोकेशन को बहुत डिटेल्स में अभी आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो इस वीडियो में अभी हम लोग पढ़ेंगे मोशन ऑफ डिसलोकेशन, मतलब डिसलोकेशन कैसे मूव करता है और उसका स्ट्रेन एनर्जी कितना होता है। मतलब डिसलोकेशन की एक अपनी एनर्जी होती है, ठीक है, जिसको स्ट्रेन एनर्जी बोलते हैं, वो मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम देखेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल से हमको एक्चुअल उसका एप्लीकेशन समझ में आता है कि जो हम फार्मूला जो निकालेंगे उसका यूज़ क्या है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं थोड़ा सा और बता दूं कि डिसलोकेशन क्या होता है। ठीक है, एज डिसलोकेशन, जैसे मैंने इस वीडियो में बताया था पुराने वीडियो में कि एज डिसलोकेशन मीन्स देयर इज ए इंसर्शन और रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा हाफ प्लेन। जैसे यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा हाफ प्लेन यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। ठीक है, जो कि परफेक्ट क्रिस्टल में नहीं होना चाहिए, बट ये क्या हो गया है, एक्स्ट्रा हाफ प्लेन यहाँ पे आ गया है, जिसकी वजह से क्या हो गया, एक डिफेक्ट क्रिएट हो गया जिसको हम लाइन डिफेक्ट बोलते हैं, जिसका नाम है एज डिसलोकेशन। ठीक है, वैसे एक स्क्रू डिसलोकेशन होता है। ठीक है, इस तरह से स्क्रू के जैसे ये पूरा डिसलोकेशन होता है। ओके, अब इसका जो बर्जर वेक्टर होता है एज डिसलोकेशन का, वो डिसलोकेशन लाइन के परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि एज डिसलोकेशन का लाइन इधर जा रहा है और बर्जर वेक्टर ऊपर की ओर है, मतलब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना। जबकि स्क्रू डिसलोकेशन में क्या होता है, ये इसका डिसलोकेशन लाइन है और यही इसका बर्जर वेक्टर है, वही उसी डायरेक्शन में। तो ये क्या होता है, पैरेलल होता है स्क्रू के केस में, इसका बर्जर वेक्टर और डिसलोकेशन लाइन। ठीक है, अब एक होता है मिक्स्ड डिसलोकेशन। ठीक है, मिक्स्ड डिसलोकेशन में क्या होता है ना कि जो स्क्रू डिसलोकेशन का लाइन है और एज डिसलोकेशन का लाइन है, दोनों एक ही रहता है, दोनों एक ही लाइन से कनेक्ट होता है। ठीक है, देखिए जनरली होता क्या है ना कि डिसलोकेशन लाइन कभी भी क्रिस्टल के अंदर एब्रप्टली ख़त्म नहीं होता कहीं पे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि क्रिस्टल के अंदर ये डिसलोकेशन जनरेट हो गया और क्रिस्टल के अंदर ही ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्रिस्टल हमेशा सरफेस से जनरेट होता है क्रिस्टल के, और दूसरे सरफेस में जाके ख़त्म होता है, या तो दूसरे सरफेस पे ख़त्म होगा या फिर ग्रेन बाउंड्रीज पे ख़त्म होगा। ठीक है, तो एब्रप्टली बीच में कभी भी डिसलोकेशन ख़त्म नहीं होता है क्रिस्टल के बीच में। ओके, तो जनरली क्या होता है ना, क्रिस्टल कई बार एक लूप बनाता है, जो क्रिस्टल बोलता हूँ, डिसलोकेशन क्या है, एक लूप बनाता है पूरा, है ना। अब इसी में आप फोटो में ध्यान से देखिए, ये एक मिक्स्ड डिसलोकेशन को यहाँ पे समझा रहा है। ये यहाँ पे देखिए क्या बता रहा है, यहाँ तक आपको बता रहा है कि ये स्क्रू डिसलोकेशन है। एक मिनट में इसका कलर चेंज कर लेता हूँ सबसे पहले। ठीक है, ये यहाँ तक क्या बता रहा है एक्चुअली में आपको, ये वाला कि ये स्क्रू डिसलोकेशन है। ठीक है, और ये स्क्रू डिसलोकेशन का यहाँ पे क्या जा रहा है, लाइन जा रहा है ये। ठीक है, अब ये एक लूप के फॉर्म में ऐसा क्या हो रहा है, ये इधर से थोड़ा सा एंगल से मुड़ रहा है ना, मुड़ रहा है, और जब ये वाला इस सरफेस में जाके पहुँच रहा है तो एक्चुअली में ये क्या बन जा रहा है, एक स्क्रू डिसलोकेशन था, वो बन जा रहा है एज डिसलोकेशन। ठीक है, क्योंकि एक लूप फॉर्म कर रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ भी आपको ध्यान देना है कि बर्जर वेक्टर भी यहाँ पे वो काम आएगा। जैसे यहाँ पे बर्जर वेक्टर क्या था, पैरेलल था, है ना, बर्जर वेक्टर पैरेलल, तो ये क्या था, स्क्रू डिसलोकेशन था। लेकिन जब ये ऐसे मुड़ गया 90 डिग्री में, मतलब 90 डिग्री रोटेट हो गया, तो बर्जर वेक्टर क्या है, उसी डायरेक्शन में, तो ये क्या हो गया, बर्जर वेक्टर इसके परपेंडिकुलर हो गया, तो ये बन जाता है एज डिसलोकेशन। ठीक है, तो अगर क्रिस्टल के अंदर ऐसा लूप फॉर्म हुआ है ना, ऐसा डिसलोकेशन लाइन का एक लूप, मतलब सर्कल फॉर्म हुआ है, तो हमेशा उसका ऊपर या नीचे क्या बताता है, एज डिसलोकेशन को बताता है। तो इसका ऊपर आपका पॉजिटिव एज डिसलोकेशन को बताता है, और जो नीचे है ये वाला वो नेगेटिव एज डिसलोकेशन को बताता है। वैसे ये आपका पॉजिटिव स्क्रू है और ये नेगेटिव स्क्रू है। ठीक है, तो ये है मिक्स्ड डिसलोकेशन। मिक्स्ड डिसलोकेशन में क्या होता है, स्क्रू और एज डिसलोकेशन लाइन आपस में मिले रहते हैं, जुड़े रहते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं मोशन ऑफ डिसलोकेशन। मोशन का मतलब है मूवमेंट, मतलब डिसलोकेशन कैसे मूव करता है। तो देखिए डिसलोकेशन ना दो तरीके से मूव करता है। एक तो जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं ना, या बोल सकते हो जब आप स्ट्रेस अप्लाई करते हो, तो अल्टीमेटली वो कहाँ पे लगता है, डिसलोकेशन पे लगता है।
ठीक है। अब वो डिसलोकेशन क्या करता है, उस फोर्स के कारण, उस अप्लाइड फोर्स या अप्लाइड स्ट्रेस की वजह से वो डिसलोकेशन मूव होता है। ये पहला तरीका है। दूसरा कब मूव होता है, ड्यू टू टेम्परेचर। टेम्परेचर के कारण भी जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो या घटाते हो उस समय भी डिसलोकेशन क्या होता है, मूव होता है। ठीक है। और डिसलोकेशन के मूवमेंट के कारण ही मेटल में डिफॉर्मेशन होता है ना। तो मेटल में जो डिफॉर्मेशन होता है वो जनरली जो स्ट्रेस जब लगाते हैं ना उसके मूवमेंट की वजह से होता है। टेम्परेचर चेंज की वजह से जो मूवमेंट हो रहा है डिसलोकेशन में, उससे कोई डिफॉर्मेशन आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है। मतलब जब हम लोड लगा रहे हैं, लोड लगाने से जब डिसलोकेशन मूव करेगा, ठीक है, तो उसी की वजह से डिसलोकेशन मूवमेंट की वजह से डिफॉर्मेशन होता है। अब देखो यहाँ पे फोटो समझो, ये जो पहला डायग्राम दिख रहा है वो एज डिसलोकेशन को बता रहा है। यहाँ पे देखो ये जो है ना, ये आपको जो एक्स्ट्रा प्लेन दिख रहा है ये एज डिसलोकेशन, मतलब एक्स्ट्रा हाफ प्लेन आ चुका है ना। अब ये वाला लाइन क्या बता रहा है, इसके डिसलोकेशन लाइन को बता रहा है, जो नीचे वाला। अब देखो एक्स्ट्रा हाफ प्लेन का जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, जो नीचे वाला लाइन जो एटम्स को जोड़ रहा है, यहाँ पे एटम्स नहीं दिखाया गया बट एटम का प्लेन है, ये एक्स्ट्रा हाफ प्लेन है ना। इसका डिसलोकेशन लाइन इस तरफ है, उसका बर्जर वेक्टर इस तरफ है 90 डिग्री बनाते हुए। तो जब आप इसमें लोड लगाते हैं या शियर स्ट्रेस जब अप्लाई कर रहे हैं तो ये जो एज डिसलोकेशन है ना धीरे धीरे मूव करते जाएगा। यहाँ पे है, फिर यहाँ पे आएगा, फिर और मूव करेगा, यहाँ आएगा, फिर और करेगा, यहाँ आएगा, और अल्टीमेटली लोड लगते रहेगा ना या स्ट्रेस लगते रहेगा तो अल्टीमेटली क्रिस्टल से बाहर निकल जाएगा। ठीक है। मतलब इतना आप देख सकते हो, इतना चेंज आपने ऑब्जर्व किया। ठीक है। मतलब एक जब डिसलोकेशन मूव करता है ना तो इतना जो है आपको इंक्रीमेंट दिखेगा, मतलब इतना डिफॉर्मेशन दिखेगा। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है बर्जर वेक्टर के बराबर। ठीक है। जब एक डिसलोकेशन क्रिस्टल से बाहर निकल जाता है या डिफॉर्मेशन शो करता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, बर्जर वेक्टर के बराबर। ठीक है। तो जब एक डिसलोकेशन मूव करेगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एक बर्जर वेक्टर के बराबर। ठीक है। बर्जर वेक्टर कैसे निकालते हो हम बताएंगे आगे। ठीक है। नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे स्क्रू डिसलोकेशन केस में क्या होगा। ये यहाँ पे जो दिख रहा है ना वो एक स्क्रू डिसलोकेशन को बता रहा है। ठीक है। ये इसका डिसलोकेशन लाइन है ना, और ये इसके बर्जर वेक्टर का डायरेक्शन है, यही ये डिसलोकेशन लाइन है और यही इसके बर्जर वेक्टर का डायरेक्शन है। तो जब आप इसमें शियर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये किधर मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ये यहाँ पे देखो समझो, यहाँ पे ये जो डिसलोकेशन है ना ये इधर की ओर मूव करेगा, किधर, पीछे की ओर, है ना। एज डिसलोकेशन ऐसे दाएं की ओर मूव करता है, राइट हैंड की ओर, ये पीछे की ओर मूव करेगा इधर। ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस यहाँ पे बना है ना बी, ये ऐसे बनते जाएगा और ये ऐसे आपको मिलेगा। ठीक है। ये अल्टीमेटली इतना डिफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा यहाँ पर जो दिख रहा है। ठीक है। तो इसमें भी जो डिस्प्लेसमेंट जो मिलेगा, ठीक है, या इंक्रीमेंट आपको जो दिखेगा, शेप में जो चेंज दिखेगा एक डिसलोकेशन के कारण, वो भी बर्जर वेक्टर के बराबर होगा, है ना। तो इस तरह से मेटल के अंदर डिसलोकेशन मूव करता है। तो देखिए मेटल के अंदर क्या ऐसी करोड़ों डिसलोकेशंस होती है, और जब करोड़ों डिसलोकेशन एक साथ मूव करता है ना तो आपको बाहर से क्या दिखता है कि वो मेटल में डिफॉर्मेशन हो रहा है। जैसे हम रोलिंग करते हैं तो मेटल में डिफॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो क्रिस्टल के लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे एक्चुअल में हो क्या रहा है, डिसलोकेशन आपका मूव कर रहा है, और हर डिसलोकेशन एक बर्जर वेक्टर के बराबर, जो बर्जर वेक्टर का लेंथ है ना उसके बराबर मूव करते हैं। तो ऐसी करोड़ों डिसलोकेशंस होती हैं। ठीक है। तो वो एक साथ मूव करती है और आपको दिखता है कि डिफॉर्मेशन हो रहा है बाहर से। ठीक है। अब देखते हैं कि टेम्परेचर के कारण कैसे डिसलोकेशन मूवमेंट होता है। ठीक है। तो ये देखिए दो टाइप का आपको डिसलोकेशन दिख रहा है, ये एक पॉजिटिव डिसलोकेशन है और ये नीचे वाला है नेगेटिव डिसलोकेशन, और ये पॉजिटिव डिसलोकेशन है। अब नेगेटिव पॉजिटिव कब बोलेंगे, जब एक स्लिप प्लेन होता है ना, जैसे ये स्लिप प्लेन है। ठीक है। जिस प्लेन में डिसलोकेशन मूव करता है उसको स्लिप प्लेन बोलते हैं। तो मान लीजिए स्लिप प्लेन है, तो स्लिप प्लेन के अगर ऊपर हो, एक्स्ट्रा हाफ प्लेन ऊपर हो तो उसको पॉजिटिव एज डिसलोकेशन बोलते हैं, और नीचे की ओर हो हाफ प्लेन तो नेगेटिव एज डिसलोकेशन बोलते हैं। ठीक है। तो क्या होता है ना, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, एक पॉजिटिव डिसलोकेशन और नेगेटिव डिसलोकेशन जो सेम प्लेन में है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। अट्रैक्ट करके आपस में ऐसे मिल जाते हैं। ठीक है। तो आपस में मिल जाते हैं तो आपको क्या मिलता है, दोनों अपोजिट है तो हाफ है ऊपर और ये हाफ नीचे है, तो दोनों मिलके परफेक्ट क्रिस्टल बन जाता है, मतलब डिसलोकेशन वहाँ से खत्म हो जाता है। इसको एनिहिलेशन ऑफ डिसलोकेशन बोलते हैं, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, एक ऊपर में एक्स्ट्रा प्लेन है, एक नीचे में एक्स्ट्रा प्लेन है, दोनों मिल गए तो क्या हो गया, परफेक्ट क्रिस्टल बन गया। तो डिसलोकेशन ही मतलब वहाँ से खत्म हो गया। इसको एनिहिलेशन ऑफ डिसलोकेशन बोलते हैं। ये हाई टेम्परेचर में होता है। ठीक है। इसको रिकवरी भी बोलते हैं, रिकवरी के समय होता है, रिकवरी एक प्रोसेस है, उस समय होता है एनिहिलेशन ऑफ डिसलोकेशन। ठीक है। ठीक है। लेकिन अगर स्ट्रेस अगर आप अप्लाई कर रहे हो
अलग अलग डायरेक्शन में अगर इसलिए सप्लाई हो रहा है, मतलब ये अगर मोशन अगर इधर की ओर हो, ठीक है, अगर बाहर की ओर जाए तो आपको डिफॉर्मेशन इस तरह से दिखेगा, लेकिन ये आपस में एक दूसरे की तरफ आए तो इससे डिसलोकेशन खत्म होगा। ठीक है, सेम आपको क्या है स्क्रू डिसलोकेशन के केस में भी है। अगर मतलब ये नेगेटिव स्क्रू डिसलोकेशन एक पॉजिटिव है, ये अगर अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा तो आपको ऐसा डिफॉर्मेशन दिखेगा, मत लेकिन अगर ये आपस में मिल जाएंगे तो यहाँ पे एनिहिलेशन हो जाएगा डिसलोकेशन का, मतलब डिसलोकेशन आपस में ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए एक पॉजिटिव डिसलोकेशन एक नेगेटिव है। अब ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, मतलब लोड ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इस केस में ये परफेक्ट क्रिस्टल हो जाएगा, जैसे पहले मैंने बताया। ठीक है, इस तरह से आपको मिल जाएगा। वैसे ही क्या होगा इस स्क्रू के केस में भी होगा, अगर स्क्रू डिसलोकेशन नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में मिल जाते हैं तो वहाँ पे एनिहिलेशन हो जाएगा, डिसलोकेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, मतलब कैसे चल रहा है, मतलब ये इधर की ओर चल रहा है, इधर की ओर चल रहा है, तो आपको ऐसा मिलेगा डिफॉर्मेशन। ठीक है, अब ये जो है ना स्लिप प्रोड्यूस्ड बाय मोशन ऑफ क्लोज्ड डिसलोकेशन लूप। अगर एक डिसलोकेशन लूप है, जैसे यहाँ पे देखो डिसलोकेशन लूप है, ठीक है, और जब हम इसमें लोड लगा रहे हैं तो लोड लगाते हैं तो क्या होता है, इस तरह से हमको डिफॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि उसका जो ऐसे जब लूप बनता है ना, तो ये वाला पार्ट क्या होता है, ऊपर वाला पार्ट एज होता है और ये वाला पार्ट क्या होता है, स्क्रू होता है। ठीक है, तो उसके कारण इस तरह से हमको डिफॉर्मेशन मिलता है। और अगर ये एज डिसलोकेशन और ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एज डिसलोकेशन अगर सेम प्लेन में ना हो, ठीक है, सेम प्लेन में ना हो, तो क्या बनाता है ये वैकेंसी बनाता है। क्योंकि देखिए अगर सेम प्लेन में, जैसे ये है एक्स्ट्रा हाफ प्लेन इस प्लेन में और ये भी इसी प्लेन में है, ठीक है, तो आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्रिस्टल बन जाएगा। लेकिन अगर अज्यूम करिए ये आपका इस प्लेन में है, ठीक है, ये स्लिप प्लेन है, लेकिन ये जैसे इसके नीचे ना होकर यहाँ पे है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो जब ये दोनों मिलेंगे भी तो क्या होगा, बीच में खाली जगह बच जाएगा, क्योंकि ये सेम प्लेन में नहीं है ना, सेम प्लेन में नहीं है तो ये जगह खाली बच जाएगा, मतलब ये वैकेंसी हो जाएगी। ठीक है, तो जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव डिसलोकेशन जो अलग अलग प्लेन में हैं मिलते हैं, पैरेलल रहते हैं और लेकिन अलग अलग प्लेन में होता है, मिलता है, तो क्या होता है, रो ऑफ वैकेंसी, मतलब बहुत सारा वैकेंसी क्रिएट हो जाता है, क्योंकि ये प्लेन ऑफ एटम है ना, तो वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा, एक रो ऑफ वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे कॉर्टल एटमॉस्फेयर का। अब होता क्या है ना, डिसलोकेशन जो होता है, डिसलोकेशन क्या होता है, जैसे कि किसी मेटल में डिसलोकेशन है ना, तो डिसलोकेशन का जो ऊपरी हिस्सा होता है, जो डिसलोकेशन लाइन की, ये एक्चुअली मान लीजिए, एक मिनट, जैसे मान लीजिए एक्स्ट्रा हाफ प्लेन ऑफ एटम है ये, ठीक है, इसमें एटम्स है, ये एज डिसलोकेशन है, ऐसा मैं एज्यूम करता हूँ, और ये क्या है, डिसलोकेशन लाइन है, ये वाला क्या है, डिसलोकेशन लाइन है। ठीक है, तो डिसलोकेशन लाइन के ऊपर में ना जिधर एक्स्ट्रा हाफ प्लेन है, तो वहाँ पे ना कंप्रेशन होता है, वहाँ पे कौन सा फील्ड होता है, कंप्रेसिव फील्ड होता है, और डिसलोकेशन के नीचे आपका टेंसाइल फील्ड होता है। ठीक है, तो होता क्या है, जो सॉल्यूट एटम है, जो एकदम छोटे हैं, जो इंटरस्टिशियल जो एटम है, छोटे एटम है, वो ऊपर की ओर जाने की कोशिश करते हैं, किधर, कंप्रेसिव फील्ड की तरफ। ठीक है, लेकिन जो बड़े एटम हैं, जो बड़े सॉल्यूट एटम हैं, वो नीचे की ओर आने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान के चलो मैंने कॉपर में निकल ऐड कर दिया, तो निकल का साइज़ कॉपर के लगभग बराबर है, तो निकल क्या करेगा ना, टेंसाइल फील्ड की तरफ जाएगा, मतलब नीचे की ओर जाएगा, डिसलोकेशन के नीचे की ओर जाएगा। ठीक है, मतलब क्या होगा, इधर नीचे की ओर आपका जो बड़ा एटम है वो नीचे की ओर जाके इकट्ठा होने लगेगा, और जो इंटरस्टिशियल है वो ऊपर की ओर इकट्ठा होता है। ठीक है, तो एक एटमॉस्फेयर बनाता है डिसलोकेशन के अराउंड, जिसको बोलते हैं क्वार्टर एटमॉस्फेयर, मतलब डिसलोकेशन को घेर के रखता है। एटम्स जो है वो कौन से एटम, जो फॉरेन एटम्स होते हैं, वो डिसलोकेशन को घेर के रखते हैं। ठीक है, और डिसलोकेशन को मूवमेंट को रोकते हैं, है ना। इसलिए क्या होता है, जनरली कई सारे एटम, जब हम एटम्स में कोई दूसरा मेटल में कोई दूसरा एटम ऐड करते हैं ना, तो उससे स्ट्रेंथ बढ़ता है, इसी वजह से। ठीक है, क्योंकि एक एटमॉस्फेयर बना लेता है डिसलोकेशन के अराउंड। तो ये था मोशन ऑफ डिसलोकेशन पे क्वेश्चन है वो पूरा। ठीक है, अभी और डिटेल से पढ़ते जाएंगे डिसलोकेशन को और आपको समझ में आते जाएगा। तो अब हम एक क्या काम करते हैं, एक न्यूमेरिकल जल्दी जल्दी बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कैन रिजॉल्व ए स्ट्रिप ऑफ मिनिमम विथ 300 नैनोमीटर ए स्लिप बॉन्ड
वॉज, सॉरी स्लिप बॉन्ड नहीं, एक्चुअली में स्लिप बैंड है। स्लिप बैंड वॉज ऑब्जर्व इन ए सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, हाउ मैनी डिसलोकेशन मस्ट हैव स्लिप्ड आउट ऑफ द क्रिस्टल। ये बोल रहा है कि जब हमने ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में देखा, तो मतलब जब हमने किसी मेटल को ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में देखा तो हमको क्या मिला कि उसमें स्लिप बैंड फॉर्म हुआ है। स्लिप बैंड फॉर्म हुआ मतलब स्लिप होने के कारण एक बैंड फॉर्म हो जाता है मेटल में। मान के चलिए मैं दिखाता हूँ कि ऐसा कुछ मान लीजिए इतना बैंड फॉर्म हो गया, ठीक है, इतना मतलब इतना आपका डिफॉर्मेशन हुआ, ठीक है, इतना आपका क्या मिला, डिफॉर्मेशन। तो स्लिप बैंड का विड्थ कितना था, 300 नैनोमीटर है, ये आपका बोल रहा है, ठीक है। तो 300 नैनोमीटर टोटल डिफॉर्मेशन हमने ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप के थ्रू, ये बोल रहा है, ठीक है। अब क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये सिंपल क्यूबिक है, ये क्या है, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है जिसका लैटिस पैरामीटर ए का वैल्यू दिया गया है 3 एंगस्ट्रॉम, मतलब 3 × 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो समझने वाली बात क्या है कि जब एक डिसलोकेशन मूव करता है क्रिस्टल के बाहर तो कितना डिफॉर्मेशन दिखता है हमको, एक बर्जर वेक्टर के बराबर। कितना दिखता है, एक बर्जर वेक्टर के बराबर। मतलब एक डिसलोकेशन के मूवमेंट से कितना डिफॉर्मेशन होता है, बर्जर वेक्टर के बराबर, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला है कि कितना हुआ है डिफॉर्मेशन, 300 नैनोमीटर डिफॉर्मेशन हुआ है। तो कितना डिसलोकेशन मूव किया होगा तब इतना डिफॉर्मेशन हुआ है, ये पूछा गया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, हमको बर्जर वेक्टर निकालना पड़ेगा कि बर्जर वेक्टर की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो देखो बर्जर वेक्टर एक्चुअली में निकालते कैसे हैं वो आपको मैं डिटेल से और आगे की वीडियो में बताऊंगा, वेक्टर नोटेशन ऑफ बर्जर वेक्टर में, ठीक है। लेकिन अभी मैं बता देता हूँ बर्जर वेक्टर एक्चुअली में क्या होता है ना, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एटम्स होता है ये एक्चुअली में, है ना। बर्जर वेक्टर जैसे सिंपल क्यूबिक का बोल रहा है, तो अगर मैं सिंपल क्यूबिक का बनाऊँ तो ये क्या होता है, कॉर्नर्स पे एटम होते हैं, ठीक है, कॉर्नर्स पे एटम होते हैं, है ना। तो बर्जर वेक्टर क्या होता है, क्लोजेस्ट पैक्ड प्लेन का मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एटम, ये बर्जर वेक्टर होता है, ठीक है। मतलब क्लोज्ड पैक्ड प्लेन में दो एटम के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना वो बर्जर वेक्टर होता है। तो सिंपल क्यूबिक में क्या है, ऐसा कोई क्लोज्ड पैक्ड होता नहीं है, सभी प्लेन बराबर पैक्ड होते हैं, है ना। यहाँ पे कोई ऐसा कम पैक्ड ज़्यादा पैक्ड होता नहीं इस केस में, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि ये जो प्लेन है, मान के चलिए 100 प्लेन सबसे क्लोज्ड है, क्लोज्ड पैक्ड है। तो इसमें दो एटम के बीच का डिस्टेंस कितना है, कितना डिस्टेंस है यहाँ पे, ए ही, लैटिस पैरामीटर के बराबर ही है डिस्टेंस ए, ठीक है। तो यहाँ पे बर्जर वेक्टर कितना हो जाएगा, B = A हो जाएगा, क्योंकि दो एटम के बीच में डिस्टेंस कितना है, A है, तो बर्जर वेक्टर भी कितना हो जाएगा, A के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो B = A, मतलब A कितना है, 3 × 10⁻⁻10, ठीक है। मतलब एक डिसलोकेशन के मूवमेंट से इतना डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो टोटल डिफॉर्मेशन कितना बोला गया है, 300 नैनोमीटर। तो आप ऐसा कर दो, 300 × 10⁻9 मीटर, इतना डिफॉर्मेशन टोटल हुआ है, ठीक है। तो कितना डिसलोकेशन मूव किया हो गया होगा, तो बर्जर वेक्टर से आप इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। तो बर्जर वेक्टर की वैल्यू कितनी, ए के बराबर है, तो 3 × 10⁻10 हो जाएगा ये, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इधर ये 100 हो गया, आपका लगभग 1000 आ जाएगा, 1000, मतलब 1000 डिसलोकेशन मूव किया होगा तब जा कर के हमको इतना डिफॉर्मेशन प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये हमको मिला क्योंकि एक डिसलोकेशन को मूवमेंट से कितना डिफॉर्मेशन मिला था, 3 एंगस्ट्रॉम का, ठीक है ना। तो टोटल कितना है, 300 नैनोमीटर टोटल क्या हुआ है, डिफॉर्मेशन हुआ है। तो दोनों को डिवाइड कर दो, आपको नंबर ऑफ डिसलोकेशन निकल जाएगा। तो 1000 डिसलोकेशन मूव किया होगा, है ना, क्रिस्टल के बाहर, तभी इतना डिफॉर्मेशन प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें क्या बोल दिया गया है कि इसमें बोला है कि हाउ मनी मिनिमम डिसलोकेशन मस्ट हैव पास्ड टू क्रिएट दिस स्लिप। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि आयरन सोव्ड ए स्लिप प्लेन अंडर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। अब यहाँ पे क्या दे दिया कि आयरन मेटल दे दिया है, तो आयरन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है BCC, ठीक है, लो कार्बन, मतलब BCC होता है इसका, आयरन का, ठीक है। तो आयरन के केस में यहाँ पे बर्जर वेक्टर आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। बर्जर वेक्टर यहाँ के B और A बराबर नहीं होगा इस केस में। बर्जर वेक्टर क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये BCC है। BCC में क्या होता है ना, आपका एक सेंटर पे एटम होता है और बाकी कॉर्नर्स पे होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो क्लोज्ड पैक्ड जो प्लेन होता है वो 110 प्लेन होता है, क्लोज्ड पैक्ड प्लेन, ठीक है। क्लोज्ड पैक्ड प्लेन 110 होता है, ये वाला
ठीक है। अब देखो, अगर आपको मिलर इंडिसेस प्लेन और डायरेक्शन जानना है ना, तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, वहाँ पे आप देख सकते हो, मेरे नाम से सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो 110 प्लेन होता है क्लोज्ड पैक्ड प्लेन। तो 110 प्लेन को अगर मैं देखूंगा तो कैसा दिखता है, ऐसे दिखता है 110 प्लेन BCC के केस में ये। ठीक है। तो दो एटम के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है इस प्लेन में, तो ये है, ये वाला डिस्टेंस सबसे मिनिमम डिस्टेंस है। तो यही उसका क्या होगा, बर्जर वेक्टर होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये पूरा डिस्टेंस होता है √2a। तो ये इसका हाफ ही है, तो √2a/a हो जाएगा। तो बर्जर वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2a/2 इज इक्वल टू हो जाएगा a/√2। तो बर्जर वेक्टर इज इक्वल b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2 और a/√2 हो जाएगा। तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई है, 2.87 एमस्ट्रॉन्ग, मतलब 10⁻⁻10 मीटर डिवाइडेड बाय √2। ठीक है। तो ये आपकी बर्जर वेक्टर की वैल्यू आपको यहाँ से निकल जाएगी। यहाँ से अगर आप अच्छा एक मिनट एक यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। ये जो वैल्यू था, ठीक है, प्लेन 110 प्लेन के बीच में जो डिस्टेंस था, दो एटम के बीच में डिस्टेंस, वो हमने गलत निकाला था। एक्चुअली में ये जो लाइन है ना, ये एक्चुअली में वो बॉडी सेंटर से होके जा रही है। ठीक है। तो बॉडी सेंटर से होके जा रही है, तो इस लाइन का लेंथ आप एक्चुअली में होगा √3a होगा। ठीक है। क्योंकि बॉडी से होके जा रही है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की तरफ जा रही है, बॉडी के सेंटर से जा रही है। तो इसका होगा डिस्टेंस, इसका इस लाइन का लेंथ होगा √3a, है ना। तो इसका हाफ क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये एटम ये मिनिमम डिस्टेंस है दो एटम के बीच में। तो यही इसका बर्जर वेक्टर होगा। तो बर्जर वेक्टर b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3a/2 हो जाएगा। ठीक है। तो आप निकालिए बर्जर वेक्टर b इज इक्वल टू √3/2a। तो √3/2a की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 2.87 इंटू 10⁻10 होगी। ठीक है। तो यहाँ से जब वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो b की वैल्यू, बर्जर वेक्टर की वैल्यू आ जाती है 2.49 इंटू 10⁻10 मीटर। ये बर्जर वेक्टर की वैल्यू है। तो इसी बर्जर वेक्टर को आप इससे डिवाइड कर दो 300 नैनोमीटर से, तो आपका नंबर ऑफ डिसलोकेशन कितना मूव किया होगा वो निकल जाएगा। ठीक है। मतलब मिनिमम डिसलोकेशन मस्ट हैव पास्ड टू क्रिएट दिस स्लिप बोल रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ डिसलोकेशन इज इक्वल टू कितना टोटल डिफॉर्मेशन हुआ है, 300 नैनोमीटर, मतलब 10⁻9 डिवाइडेड बाई, हमने बर्जर वेक्टर कितना निकाला था 2.49 इंटू 10⁻10। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 12 से 5। नंबर ऑफ डिसलोकेशन मिनिमम शुड हैव स्लिप, तो कितना होगा 1205। इतना डिसलोकेशन मूव किया होगा तब जाके हमको इतना डिफॉर्मेशन देखने को मिला है। ठीक है। ओके। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। सॉरी, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा स्ट्रेन एनर्जी ऑफ डिसलोकेशन, कि हम स्ट्रेन एनर्जी डिसलोकेशन के कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके। कोई बाय बाय। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। ओके बाय बाय। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।